हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज ये इस चैप्टर का जो नेम है वो है बाजार में एक कमीज। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है क्लास 7th की पॉलिटी का। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि आपने हर किसी ने कॉटन के क्लोथ्स तो पहने ही होंगे। तो आज इस चैप्टर के थ्रू आप ये जानेंगे कि वो जो कॉटन के क्लोथ्स आप पहनते हैं, वो जो कॉटन होती है वो कैसे बनती है, उसका प्लांट कैसे होता है, किस तरीके से ये रुई आती है जो मेहनत करके किसान बनाते हैं, उसके बाद ये कैसे बेची जाती है, कैसे ये व्यापारियों तक पहुंचती है, वहां पे किस तरीके से किस प्रोसेस के थ्रू ये कपड़ा बनता है और कहीं इसके बाद जाकर ये आपके पास आती है जिसे आप एज अ क्लोथ पहनते हैं। तो यही सारा प्रोसेस आज हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो कि इस चैप्टर का नाम है बाजार में एक कमीज। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यह अध्याय हमें कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादक, कपास क्या है, कॉटन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है कि किस तरीके से ये कॉटन को उगाया जाता है और किस तरीके से ये सारी प्रोसेस की जाती है, कैसे उसकी छटाई होती है, फिर तब जाकर इस तरीके से ये कॉटन का प्लांट है। तो इसमें क्या करते हैं, ये ऐसे ये जो है ये कॉटन, इसको इससे अलग किया जाता है। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, छटाई होती है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद कहीं जाकर ये हैंडलूम पे फिर ये कपड़ा बनता है और इसके भी बहुत टाइम बाद आकर ये आपके पास एज अ क्लोथ आता है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वालों से कैसे जोड़ देती है। जो ये पूरा प्रोसेस है वो एक दूसरे को कैसे जोड़ती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, यह हम पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। मतलब इसमें क्या बताया गया है, जो लोग खेती करते हैं और उसको ये कपास के पौधे को उगाते हैं, कॉटन की छटाई करते हैं, उसके बाद पूरी प्रोसेस होती है, फिर वो किसी व्यापारी को बेचा जाता है, उसके बाद फिर वो दूसरे। तो इस ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो इसमें यही बताया गया है कि किसको कितना लाभ होता है। जो किसान उगाता है उसको लाभ ज्यादा होता है या व्यापारी को लाभ होता है या जो इसे सुपरमार्केट में बेचते हैं उनको लाभ होता है। तो ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके जो आपस में क्या किसको सबको बराबर लाभ होता है या किसी को ज्यादा किसी को कम होता है। तो यही सब कुछ इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। अब है कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। यहाँ पर एक जगह का नाम है ये। वहां पर एक ये सपना है जो कि कपास उगाती है आंध्र प्रदेश में। एक छोटी सी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोंडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए सपना रुई चुगने में व्यस्त है। डोंडे जिनमें रुई भरी हुई है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि बस रुई उगी और आपने उठा ली और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत से उगाए जाते हैं और इनमें बहुत टाइम भी लगता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद सपना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास के बाजार में ना ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू होने करने के समय सपना ने व्यापारी से खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2,500 रुपए कर्ज में लिए थे। उस समय उसने सपना से ये शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था कि जब आपकी रुई आएगी तो उसे आप मुझे ही बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेंगी। तो अब जब वो रुई आ गई तो उसने क्योंकि जो ये कपास की जो कॉटन की खेती होती है इसमें बहुत सारा पैसा लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं या इसमें जो खाद डलती है वो बहुत महंगी आती है। इस पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है और जो छोटे किसान होते हैं वो हमेशा कैसे करते हैं, ये सब पैसा उधार लेते हैं और ये सब करते हैं। व्यापारी के परिसर में उसके दो आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। जो वो 2 बोरे रुई लेकर आई थी, 1,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 6,000 की रुई हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण के ब्याज के 3,000 रुपए काट लिए, मतलब 2,500 उसने दिए थे, 500 उसके ऊपर उसने ब्याज लगा दिया। तो ये कितना हो गया, 3,000 हो गए। तो उसने 3,000 रुपए काट लिए और 3,000 रुपए उसे वापस कर दिए। तो सपना क्या बोलती है, केवल 3,000 रुपए। व्यापारी बोलता है कि रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में रुई बहुत आ गई है। तो सपना क्या बोलती है कि इस रुई को उगाने में मैंने जी तोड़ मेहनत करी थी और इस बार की रुई देखिए कितनी बढ़िया और साफ है और मुझे लगा था कि इस बार मुझे और बेहतर कीमत मिलेगी इस रुई की। तो व्यापारी कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको अच्छी ही कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी तो इतना भी नहीं देंगे और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बाजार में जाकर पता कराओ। सपना ना बोलती है कि अरे आप नाराज नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस मैंने इतनी मेहनत करी थी तो मुझे लगा था कि शायद इस बार कुछ महीनों का गुजारा चल जाएगा अगर पैसे ज्यादा मिल जाएंगे तो।
लेकिन सपना जानती थी कि जो कपास उसने बनाई है वो कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह बहस नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अपनी ज़रूरतों के लिए इसी व्यापारी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना है। केवल खेती ही नहीं थी जिसके लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता था, बट अपनी और भी ज़रूरतें थी, जैसे बीमारी है, बच्चों की स्कूल फीस है, और कभी-कभी ऐसा भी टाइम आता था जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता था, तो उस टाइम पे भी वही लोग मदद करते थे, उनसे कर्जा मिल जाता था। तो इसलिए वो उससे ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकती थी। कपास की पैदावार करके भी सपना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा थी जो वो मज़दूरी करके कमा लेती थी। तो ये एक स्टोरी हो गई। अब नेक्स्ट है इरोड़ का कपड़ा बाज़ार। अब ये कहाँ है? तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाज़ार संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये बहुत नामी बाज़ार है, जो कि सप्ताह में 2 बार तमिलनाडु में लगता है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आस-पास के गाँव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। मतलब आस-पास के जितने भी गाँव हैं और जो लोग कपड़ा बनाते हैं, वो भी इसी बाज़ार में आकर इसको बेचते हैं। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों का कार्यालय है, ऑफिस है, जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने आते हैं। मतलब सिर्फ वहीं के लोग नहीं हैं जो इस बाज़ार में कपड़ा लेने के लिए आते हैं, आस-पास के लोग भी इसमें कपड़ा लेने, खरीदने, बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लगेंगे। मतलब जो व्यापारी होते हैं, वो जो बुनकर हैं, उनको क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि आपको इतने दिनों में इतना माल बनाकर लेकर आना है। तो इस बाजार में वो लोग भी अपना माल लेकर आते हैं और व्यापारियों को देते हैं। और ये जो व्यापारी होते हैं, ये विदेश में, देश में निर्माता और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। मतलब जैसे जिसने जितना ऑर्डर किया है, उसको उतना ही कपड़ा या उतनी ही चीजें ये उपलब्ध करा देते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। मतलब ये क्या है कि ये कॉटन खरीद लेते हैं, उसके बाद ये जो बुनकर होते हैं, बुनकर मतलब जो कपड़ा बनाते हैं, उनको बता देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करा जाना है और कैसे बनाना है और कितने दिनों में क्या-क्या चीजें बनानी है, ये सब उनको वो बता देते हैं। अब आती है यहाँ पर दादन व्यवस्था। ये क्या होती है? बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। मतलब एक व्यापारी है, सपोज ये व्यापारी है, इसको ऑर्डर मिला है और अब क्या होता है कि ये जो जिससे ये काम करवाएगा, उनके बीच में ये क्या करता है, काम को डिवाइड कर देता है कि ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करोगे। इस तरीके से काम को डिवाइड कर देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। अब ये जो बुनकर है, ये क्या करते हैं, व्यापारी से क्या देता है इसे, कॉटन देता है, मतलब कॉटन की बोरियां दे दी, सूत देती है, और ये बुनकर क्या करते हैं, ये उसको वापस में उससे कपड़ा बनाकर तब देते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, इनको अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। साथ ही तैयार कपड़े को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। मतलब कपड़ा तो बना दिया, फिर ये सोचे कि उसको बेचे कहाँ, तो उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये उसको सूत देता है, इसको अपना तरफ से पैसा नहीं लगाना पड़ता, और ये इसी को ये बेच भी देता है, तो दोनों का ही प्रॉफिट हो रहा है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। स्टार्टिंग में ही वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता है कि भैया हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आपको इतना कपड़ा बनाना है, इतने दिनों में बनाना है, और ये वाला कपड़ा बनाना है, तो वो भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बड़ी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। मतलब ये व्यापारी क्या है, ये बहुत मोटे आदमी बन जाते हैं। किस तरीके से कि भैया इनके ऊपर ही पूरी डिपेंडेंसी है, चाहे वो कच्चे माल की डिपेंडेंसी है, चाहे तैयार माल की डिपेंडेंसी है। तो इस तरीके से वो क्या कर देते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझने लगते हैं। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। मतलब उनको वो जो ऑर्डर देते हैं कि भाई ये कपड़ा बनाना है, लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत कम पैसा देते हैं। लेकिन बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन ही नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह उस कपड़े को उसको कितने रुपए में बेचेगा। तो बुनकरों को तो सिर्फ वो ऑर्डर दे देता है, अपनी मर्जी से कम कीमत पर कपड़ा बनवा लेता है और आगे उसे महंगे में बेच देता है। ये व्यापारी चालाकी दिखा देता है। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के, वस्त्र बनाने के कारखानों को बेच देते हैं। जहाँ पर ये कपड़े बनाए जाते हैं, वहां पर ये उन्हें कारखानों में बेच देते हैं। तो इस तरह जो बाजार का जो पूरा एक साइकिल है, वो पूरे व्यापारी की इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करके खरीदते। करके क्या होते हैं, जिन पे ये कपड़ा बनाया जाता है, हैंडलूम जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं। और उस एक हैंडलूम की जो कीमत होती है वो 20,000 है। अगर किसी ने 2 करके भी लगा दिए तो 40,000 हो गए।
तो ये उस पर भी अकेले काम नहीं किया जा सकता, मतलब पूरे परिवार को या बड़े सदस्यों को 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है, जिससे कि वे कार्य महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। मतलब इतना पूरा कार्य करने के बाद भी वो इतने ही रुपए कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है। ये क्या है, एक एग्जाम्पल है इस व्यवस्था का, कि मतलब इसमें किस तरीके से काम होता है। ये जो सारी प्रोसेस है, ये सब चीजें हैं, ये क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त हो जाता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है। मतलब ये क्या है, बहुत ही पॉपुलर सी चीज है जो कि हर जगह मेनली होती है। तो इसमें प्रॉफिट तो ज्यादा होता नहीं है, बुनकरों को जो सारा प्रॉफिट होता है वो व्यापारी ले जाता है। अब ये क्या है, नई एक संस्थाएं बनाई गई हैं, बुनकर सहकारी संस्थाएं। ये क्या होती है, हमने देखा है कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। जो व्यापारी होता है वो तो अपनी मर्जी से पैसा लेता है, और लेकिन जो कपड़ा मेन बना रहे हैं, जो लोग मेहनत करके उसको दे रहे हैं, उन्हीं को सबसे कम पैसे मिलते हैं। तो ये क्या है, इसमें एक सरकारी व्यवस्था कर दी गई है, सहकारी संस्था बनाई गई है, जिसमें वे लोग काम करते हैं जिनके ही समान है, इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज है जो वहां पर होती हैं, और वो क्या करते हैं, वो उसमें एक पूरे ग्रुप में करते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप में वो एक्टिविटीज करते हैं। ये सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। मतलब जो उन्हें ये सूत मिलता है, कॉटन मिलती है, उसे क्या करते हैं, वो बुनकरों में डिवाइड कर देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे व्यापारी का कोई रोल नहीं है। जैसे वहां पे तो पूरी चीजें क्या थी, उस व्यापारी के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट ले रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे जो बुनकर हैं उनको अच्छा पैसा भी मिल जाता है उनकी मेहनत का। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थानों से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद कर देती है। कभी कभी गवर्नमेंट ही जो वो कपड़ा बनाते हैं गवर्नमेंट ही खरीद लेती है, जिससे कि उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तमिलनाडु में सरकारी स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हथकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर को ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद ही कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी। तो यही एक गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम कह सकते हैं हम। यहाँ पर क्या है, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। ये एक गवर्नमेंट फैक्ट्री है जहाँ पर महिला जो मजदूर हैं ये बटन लगाने का काम कर रही है इस इमेज में। अब ये आ जाती है दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। ये क्या है, इरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वो कपड़े को क्या बेचता है, यहाँ बेचता है वो व्यापारी। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। जो वो कपड़ा बेचता है उससे ये क्या बनाते हैं, कमीज बनाते हैं। अभी तक जो बात चल रही थी वो किसकी चल रही थी, कि जो कपड़ा है वो किस तरीके से बनाया जाए। बुनकर क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, लेकिन उस कपड़े को यूज करके किस तरीके से उसकी शर्ट बनानी है, पैंट बनानी है, फ्रॉक बनानी है, साड़ी बनानी है, जीन्स बनानी है, क्या बनाना है, वो सब ये फैक्ट्री में काम होता है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। मतलब वो पैसे कम पैसे में खरीद लेते हैं, लेकिन अपने स्टोर में अच्छे अच्छे टैग्स लगा के 999 में, 799 में, 499 में, इस तरीके से वो अपनी मर्जी से बेचते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। मतलब उनको क्या लगता है कि मतलब टॉप क्वालिटी का माल होना चाहिए और टाइम पर भी होना चाहिए। सामान जरा सा भी अगर डिफेक्टिव हो जाता है तो मतलब उन्हें बहुत सख्ती से उनके साथ निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरकस पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि इनकी सारी की सारी जो ये शर्त कह रहे हैं, व्यापारी जो कह रहे हैं, ये जो कपड़ा बेचने वाले कह रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी शर्त को पूरा होना है। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। ये क्या करते हैं, जो उनके पास में जो मजदूर काम करते हैं, कोई बटन लगा रहा है, कोई निकले हुए धागे काट रहा है, कोई उस पे प्रेस कर रहा है, तो इन सबको क्या करते हैं, बहुत कम पैसे देते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं, विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र दे देते हैं। मतलब इसमें उनका ही प्रॉफिट है, जो भी कुछ है उन्हीं का प्रॉफिट है इसमें। इम्पैक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं।
ज्यादातर लेडीज काम करती हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों के अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कामगार की आवश्यकता नहीं है तो वह उसे जाने को कह सकता है। मतलब ये कोई फिक्स जॉब नहीं है। इसमें क्या है कि अगर उसको जरूरत नहीं है, उसके पास काम नहीं है और मजदूर ज्यादा लगे हुए हैं तो वो कह देगा कि अब तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब काम होगा तब तुमको बुला लेंगे। तो वो कोई परमानेंट जॉब नहीं है। कामगारों की मजदूरी उसके कौशल के अनुसार तय की जाती है। मतलब डिसाइड किया जाता है कि भाई हर किसी इंसान से पूछा जाता है कि तुमको क्या क्या काम करना आता है, फिर दूसरे से पूछेंगे तुमको क्या क्या काम करना आता है, तो जो जिस काम में निपुण होगा उसको उसी काम में लगाया जाएगा। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है। जो कपड़ा सिलता है उसको सबसे ज्यादा वेतन मिलता है, 3,000 रुपए प्रति माह। और स्त्री जो सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने, पैकिंग करने के काम पर रखा जाता है, इनके लिए बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मजदूरों का भुगतान। जो दर्जी है उसको 3,000 है, जो प्रेस करने वाला है उसको 1.5 रुपए प्रति पीस है। मतलब अगर वो एक शर्ट कर रहा है तो उसे 1.5 रुपए मिलेगा, 2 शर्ट कर रहा है तो उसे 3 रुपए मिलेगा। इस तरीके से जो जांच करता है सारी चीजों की उसे 2,000 रुपए है, और जो धागा काटने और बटन लगाने का काम करता है उसे 1,500 रुपए मिलते हैं। अब यहाँ आती है संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, कि मतलब जो कमीज यहाँ बन रही है वहां पे वो किस तरीके से बेची जा रही है, कौन कितना प्रॉफिट ले रहा है, तो यहाँ पर दिखाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है। मतलब जैसे आपने देखा है ना कि स्टैचू को कपड़े पहना देते हैं, वो पहन के खड़ी होती है, तो इस तरीके से एक मतलब दिख रही है वहां पे, उन्होंने इस तरीके से उसको शो किया हुआ है। इसकी कीमत $26 रखी गई। $26 का मतलब क्या होता है, इंडियन रुपी में 1,800 रुपए में बेची जाएगी एक कमीज। अब यहाँ पर ये चित्र है, इसमें ये कुछ लिखा हुआ है। कमीजों के व्यवसायी के दिल्ली के बसने आते हैं, उससे कमीजें 300 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से खरीदते हैं, फिर उस पे 400 रुपए संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च कर देते हैं। इसके बाद लगभग प्रति कमीज 200 रुपए स्टोर में रखने, दर्शन व अन्य मद में खर्च किए जाते हैं। इस तरीके से इस व्यक्ति को कमीज 900 रुपए लागत की पड़ती है, जबकि वह उसे 1,800 में बेचता है। मतलब जो कमीज की कीमत उसे 900 में पड़ रही है उसे वो 1,800 में बेच रहा है, तो सोचो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसे 900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि उसे कितना लाभ हो रहा है, 900 रुपए का लाभ हो रहा है। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। सपोज करो अगर उसने 5 कमीज भी बेच दी या 8-10 कमीज भी बेच दी, तो सोचो उसे कितना प्रॉफिट हो गया। ये वाली चीज है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, वस्त्र निर्यातक ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से वे कमीजें बेची। मतलब जिसने बुनकर ने कपड़ा बनाया, जिस उस फैक्ट्री में आया, उसके बाद वो व्यापारी तक गया, उस व्यापारी से वो जो इन्होंने स्टोर्स लगाए हुए थे उनके पास गया, फिर वो विदेश में गया। तो देख रहे हो क्या कितनी लंबी श्रृंखला बनी हुई है और एक दूसरे से सब कैसे कनेक्टेड है, और कौन कितना लाभ यहाँ पर कमा रहा है, कंपैरिजन हम करके बहुत इजीली देख सकते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसीलिए इसका नाम एक कमीज है, क्योंकि जो पूरे चैप्टर की जो समरी चल रही है वो सिर्फ एक कमीज पर ही चल रही है। वस्त्र निर्यातक ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। 200 रुपए का प्रॉफिट तो यही हो गया। कामगारों की मजदूरी 25 प्रति कमीज है। कार्यालय चलाने वाले का खर्च 25 रुपए। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? तो सोचो कितना उसको लाभ हुआ, 200 रुपए तो यहाँ सीधा सीधा ही हो गया, और इसमें से भी थोड़ा आप देख सकते हैं। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है? अब यहाँ पर बात की जाती है कि ये सारा प्रॉफिट तो आपको समझ में आ गया, पता चल गया। अब बाजार में कौन लाभ कमा रहे हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादककर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। मतलब जो उत्पाद करता है वो सुपरमार्केट में जो लोग खरीदते हैं वहां तक चल जाती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ? समान रूप से तो नहीं हुआ, लाभ की मात्रा अलग अलग थी, अलग अलग रही थी। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ ने खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? मतलब यहाँ पर ये जो इमेज दी हुई है, पूरा जब चैप्टर पढ़ेंगे आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जिन्होंने अधिक लाभ कमाया था वो कौन थे। जैसे कि व्यापारी था, उसने बहुत अधिक लाभ कमाया था। बल्कि जो वो थी जो सपना थी, उसने बहुत ही कम पैसे कमाए थे। या जो बुनकर लोग हैं उनको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। तो ये आपको ये सब इस लिस्ट में लिखना है। अब नेक्स्ट आता है बाजार और समानता। अब ये क्या है, विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कारीगर मुश्किल से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूर्ति करने लायक ही कमा सकते हैं। हम यहीं पे भी आप लिख सकते हैं कि जो विदेशी व्यवसायी है उसने कितना
अच्छे से प्रॉफिट किया है, जो बुनकर हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो कितनी मुश्किल से पैसा कमा पा रहे हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड़ के बुनकरों में कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उनके उत्पादक का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की थी और बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं, कोई ज्यादा कमाता है और कोई कम कमाता है। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वे कांता हो या सपना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। ये पूरा चैप्टर यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या बात चल रही है। अब यहाँ पर आता है एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार में धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें और बहुत जमीन है। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। जब उनकी जरूरत होती है तो तब उनको पैसा उनसे ही उधार में लेना पड़ता है और फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज लगा देता है और फिर उसको पैसा उनको जितना वो लेते हैं उससे कहीं ज्यादा उन्हें चुकाना पड़ता है। और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वश के कारखानों में कामगारों के साथ हुआ निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण भी होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। ये SDG गोल 8 है, जिसमें ये बताया गया है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी ग्रोथ। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और ये हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस पूरा जो ये चैप्टर है ये एक कमीज के ऊपर है कि वो कमीज बनती कैसे है और कैसे वो कमीज लोगों तक पहुंचती है। स्टार्टिंग एक रुई के पौधे से होती है, उस पौधे पे जो वो रुई आती है, किस तरीके से वो उसको फिर छटाई होती है, किस तरीके से वो फिर व्यापारी को बेची जाती है, फिर वो बुनकरों को देता है, बुनकर उसका कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाने वाले भी फिर अलग फैक्ट्री में देते हैं, वहां पर उसकी एक कमीज बनाई जाती है, फिर वो कमीज बेची जाती है और आप उस कमीज का फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है जो कि इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि आप तक कोई भी कपड़ा कैसे पहुंचता है। अब आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।